अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो हकीकी और ज़र्री आमदनी। स्टार्ट करने से पहले अगर कुछ स्टूडेंट्स के आपके लेक्चर मिस हो जाते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है हमारे कॉलेज का, उसमें आपके मोस्टली लेक्चर्स मौजूद होते हैं। जैसे जैसे यहाँ टीचर्स आपको लेक्चर देते हैं वो लेक्चर्स वहाँ अपलोड हो जाते हैं। आपके ग्रुप में यूट्यूब का लिंक शेयर हो जाएगा, वहाँ से आप अपने लेक्चर्स ले सकते हैं। आज हमने पढ़ने हकीकी और ज़र्री आमदनी। हकीकी आमदनी का ताल्लुक़ अशिया ख़िदमात की मिक़दार से होता है, यानी कि जितनी अशिया ख़िदमात किसी मुल्क में एक साल के दौरान पैदा की जाती हैं वो इस मुल्क की हकीकी आमदनी कहलाती हैं। लेकिन कौमी आमदनी को ज़र की शक्ल में ज़ाहिर करने के लिए अशिया ख़िदमात की मालियत को मालूम करना ज़रूरी है। हमने पीछे डेफिनेशन देखी थी कि ख़ाम कौमी पैदावार या ख़ाम मुल्की पैदावार से मुराद है एक साल के अरसा में किसी मुल्क में जितनी अशिया ख़िदमात पैदा की जाती हैं उसकी हतमी ज़र्री मालियत। यानी कि हम ये नहीं देखेंगे कि 4 टन गंदम पैदा हुई है और 10 टन हमारे कपास पैदा हुई है। हम ये देखेंगे कि कितने रुपए की कपास पैदा हुई है, ज़र की इकाइयों में उसको देखेंगे कितने रुपए की हमारे गंदम पैदा की गई है मुल्क में। तो अगर हम अशिया व ख़िदमात की बात करें कि कितनी अशिया पैदा की गई हैं तो वो हकीकी होती हैं, और अगर हम उसको ज़र की शक्ल में लें तो वो हमारे पास ज़र्री होती हैं। इनमें अगर हम मेजर डिफरेंस देखते हैं तो मेजर डिफरेंस हमारे पास ये होता है कि हकीकी से मुराद जितनी चीज़ें पैदा हुई हैं, मसलन अगर हमारे मुल्क में एक साल में कोई भी चीज़ 100 मन पैदा हुई है तो उस चीज़ की अगर कीमत 1 रुपये है तो इसका मतलब है कि हमारे पास 100 रुपये की चीज़ें पैदा हुई हैं। ये है हमारे पास हकीकी आमदनी। और दूसरा अगर हम लोग देखते हैं कि दूसरे साल में हमारे मुल्क में 100 मन चीज़ ही पैदा हुई है, लेकिन महंगाई होने की वजह से उसकी जो कीमत है वो बढ़ के 1.25 रुपये हो गई है, यानी कि 1.25 रुपया हो गई है। तो इस तरह से हमारे पास हम कहेंगे कि इस साल हमारे मुल्क में 125 रुपये की चीज़ तैयार हुई है। तो हमारे पास देखिए ज़र्री अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारी ज़र्री आमदनी बढ़ गई है, लेकिन हमारी हकीकी आमदनी 100 रुपये ही है एक्चुअली। मालियत मालूम करने के लिए तमाम अशिया व ख़िदमात की मिक़दारों को उनकी मार्केट में राइज कीमतों से ज़र्ब दी जाती है। इस हासिल शुदा ज़र्री मालियत को हम ज़र्री आमदनी कहते हैं। यानी कि ज़र्री आमदनी या मालियत मालूम करने के लिए हम चीज़ की मिक़दार को उसकी कीमत से ज़र्ब दे लेते हैं। अगर आप टोटल देखें कि आपने कितनी चीज़ें कितने रुपए की या कितने रुपए की चीज़ तैयार की है या ख़रीदी है, तो हम क्या करते हैं, हम जितनी चीज़ की मिक़दार होती है उसको उसकी कीमत के साथ ज़र्ब दे लेते हैं तो हमारे पास मालियत आ जाती है। मालियत में तब्दीली 2 अवामिल की बुनियाद पर होती है। अगर मिक़दार बढ़ जाए तो हमारी मालियत तब्दील हो जाती है, या कीमत बढ़ जाए तो हमारी मालियत तब्दील हो जाती है। अगर सिर्फ़ कीमत के बढ़ने से मालियत में इजाफ़ा हो तो वो हकीकी इजाफ़ा नहीं होगा, लेकिन अगर मिक़दार के बढ़ने से मालियत में इजाफ़ा हो तो वो हकीकी हमारे पास इजाफ़ा होगा। ज़र की शक्ल में कौमी आमदनी को हमेशा मौजूदा कीमतों से ज़र्ब देकर मालूम किया जाता है, यानी कि मौजूदा साल के अशिया व ख़िदमात की मिक़दार को जब मौजूदा साल की कीमतों से ज़र्ब दी जाए तो इसके मजमूए को हम ज़र्री आमदनी कहते हैं। ज़र्री आमदनी हमारे पास बराबर होती है मौजूदा साल की अशिया व ख़िदमात ज़रब मौजूदा साल की कीमतें। हकीकी आमदनी मालूम करने के लिए मौजूदा साल की अशिया व ख़िदमात को बुनियादी साल की कीमतों से ज़र्ब देनी पड़ती है, यानी उस साल की कीमतें जिसको बुनियाद बनाकर हम मालियत में तब्दीली मालूम करना चाहते हैं। अब हर साल कीमतें बढ़ रही हैं, तो अगर हमारी चीज़ की मिक़दार पिछले साल जितनी ही हो लेकिन कीमतें बढ़ जाती हैं तो हमें लगेगा कि हमारी ज़र्री आमदनी बढ़ गई है। तो इसलिए हम हकीकी आमदनी मालूम करने के लिए ये करते हैं कि अगर हमारे मुल्क में जिस साल में हमें महसूस होता है कि उस साल में हमारे पास महंगाई ज़्यादा नहीं थी, चीज़ों की कीमतें स्टेबल थी, जैसे कि हम नॉर्मली 2000 का साल ले लेते हैं या 2005 का साल ले लेते हैं, तो हम अपनी आज की जो चीज़ है उसकी मिक़दार को 2000 या 2005 की या जिस साल की भी हम देखना चाहते हैं जिसमें हमें लगता है कि कीमतें बेहतर थी उसके साथ ज़र्ब दे लेते हैं। हर
साल की चीज़ों को, तो फिर हमें एग्जैक्ट मालूम हो जाता है, क्योंकि उसमें हमने पिछले साल भी उसी कीमत के साथ मल्टीप्लाई करके अपनी आमदनी निकाली थी, इस साल भी निकालेंगे, अगले साल भी निकालेंगे, तो उससे हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा, क्योंकि कीमत एक जैसी होगी। तो अगर हमारी मालियत कम या ज़्यादा होगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी ज़र्री या हकीकी आमदनी में क्या तब्दीली आई है। हकीकी आमदनी हमेशा साकिन कीमतों पर मालूम की जाती है। साकिन कीमतें ये कि जो कीमत हम फ़र्ज़ कर लेते हैं उस कीमत पर मालूम की जाती है। अब इन्होंने इसकी एग्ज़ाम्पल दी है कि अगर हम एक शय की गंदम की मिकदार और कीमत ले लेते हैं, फ़र्ज़ करें साल 2017 में गंदम की पैदावार 500 टन थी, जबकि इसकी कीमत 100 रुपये टन थी। लिहाजा गंदम की शक्ल में ज़र्री कौमी आमदनी हमारी 50,000 रुपये हो गई। गंदम की पैदावार अगले साल बढ़कर 2017 में नहीं बढ़ी, जबकि आबादी के बढ़ने की सूरत की वजह से गंदम की कीमत 100 रुपये से 200 रुपये टन होगी। तो अगर हम ज़र्री आमदनी देखें तो यहाँ हमारे पास 1 लाख हो जाएगी, तो हम कहते हैं कि भाई हमारी 50,000 रुपये आमदनी बढ़ गई है। लेकिन अगर हम देखें तो शय तो नहीं बढ़ी। इसी तरह से इसकी उन्होंने बताया कि हकीकी आमदनी हमारी नहीं बढ़ी, हकीकी आमदनी हमारी उसके बराबर ही है। हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया है कि कौमी आमदनी की पैमाइश। हमें कैसे पता चलेगा हमारी आमदनी कितनी है, उसकी पैमाइश हम करते हैं। कौमी आमदनी की पैमाइश 3 तरीक़ों से की जा सकती है। पैदावार का मजमुआ यानी कि हमारे मुल्क में जितनी अशिया और ख़िदमत पैदा होती हैं, अगर हम उसकी मालियत को जमा कर लें तो वो बाज़ारी कीमत के लिहाज से, यानी कि बाज़ारी कीमत जो कि हमारे पास राइजुल वक्त कीमत होती है, मजमुआ कद्दर, जैसे कि अभी हमने देखा उसके हिसाब से। फिर है दूसरा आमदनियों का मजमुआ, कि अगर हम तमाम लोगों की आमदनियों को जमा कर लें तो उसको हम आमलीन के मुआवजे के मजमुए के लिहाज से देखते हैं। और तीसरा हमारा कुल खर्च का तरीका, कि हम जितनी भी चीज़ें खर्च करते हैं एक साल के दौरान, उनकी मालियत को जमा कर लें तो हमारे पास कौमी आमदनी आ जाती है। सबसे पहले हमारे पास है पैदावार का मजमुआ। डॉक्टर मार्शल के मुताबिक कौमी आमदनी से मुराद अशिया और ख़िदमत का वो मजमुआ होता है जो हम एक साल के अरसा में पैदा करते हैं। अब हमारे पास है ज़रई शोबा की पैदावार। इसमें हम लेते हैं ज़रई शोबा की पैदावार, सनती शोबा की पैदावार, ख़िदमत सर अंजाम देने वाले इदारों की ख़िदमत और अफराद की ख़िदमत। अब इसमें हम देखते हैं कि अगर आप ये फ़र्ज़ी गोशवारा देखें, गंदम हमारे पास अशिया ख़िदमत में गंदम है, कुल पैदावार 10 लाख मन है, बाज़ारी कीमत इसकी 300 रुपये फ़ी मन है अगर गंदम की, तो कुल मालियत हमारे पास 30 करोड़ की हम कहते हैं इस साल हमारे पास गंदम पैदा हुई है। उसके बाद हम चावल लेते हैं। चावल हमारे पास 5 लाख मन पैदा हुए हैं। चावलों की बाज़ारी कीमत 1,000 रुपये फ़ी मन है, तो हमारे पास चावल आ जाएंगे 50 करोड़ के। इसी तरह हम सेपरेटली इन तमाम की जो मालियत है उसको निकाल लेंगे और उसको जमा कर लेंगे, तो हम कहेंगे हमारे पास कुल कौमी आमदनी 235 करोड़ रुपए है। ये हमारे पास पैदावार के तरीके से हासिल होने वाली आमदनी है। अब इसमें पैदावार के तरीके से जब हम बात करते हैं तो इसमें कुछ एहतियातें भी होती हैं, यानी कि कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं जिन्हें हमें ओवरकम करना होता है या अवॉइड करना होता है, या हमारे पास जो हमारा इसमें गलती का चांस होता है या मेजरमेंट का जो गलत होने का चांस होता है उसको मिनिमल करना होता है। कौमी आमदनी का तखमीना लगाते वक्त इस बात को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखा जाता है कि इदाद-ओ-शुमार बिल्कुल सही हो। अब इसमें अगर हम कौमी आमदनी को पैदावार के तरीके से मैयर करें तो हमारे पास कुछ जो एहतियातें हैं वो हमें करनी होती हैं। सबसे पहला है दोहरी गिनती का ख़तरा। अगर हम कौमी आमदनी में की पैमाइश में करते वक्त पैदावार के तरीके को लेते हैं, यानी कि अगर हम गंदम की बात करते हैं तो गंदम में अगर हम गंदम को लेते हैं तो इसका मतलब है कि गंदम की कीमत, अगर हम सिर्फ 1 रोटी की गंदम की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 1 रोटी की गंदम 2 रुपये की है। ठीक है, 2 रुपये की हमने गंदम ली तो हमारे पास टोटल अखराजात आ गए 2 रुपये। अब हमने उसको 1 रुपये दे के पिसवाया। जब हमने उसको 1 रुपये दे के पिसवाया तो इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल जो चीज़ थी वो 3 रुपये की हो गई। अब वो 3 रुपये आ गए। उसके बाद है अगर हम उसको अब हम देखें तो हम ये देखते हैं कि अगर हम गंदम का कंसीडर करें तो गंदम 2 रुपये की है, लेकिन अगर हम आटे को कंसीडर करें तो आटा 3 रुपये का है। अब हम उसको रोटी की शक्ल में लेके आते हैं तो 1 रुपया खर्च जो हमें रोटी की शक्ल में लाने के लिए आया तो हमारे पास होगी टोटल 4 रुपये।
₹4 रोटी होगी। और हम अगर देखें तो ₹4 हमारे पास ₹1 खर्च आया है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ₹4 खर्च आ गया। उसके बाद बेचने वाले ने, जैसे हम तंदूर की बात करते हैं अगर, या होटल की बात करते हैं, तो उन्होंने ₹1 मुनाफा अपने पास रखा, तो यूँ टोटल रोटी होगी ₹5 की। लेकिन अब अगर हम इसको हर उस पर कंसीडर करें कि ₹2 की गंदम थी, ₹3 का आटा था, ₹5 हो गए, ₹4 की रोटी थी, ₹9 हो गए, और ₹4 की रोटी तैयार होगी, और ₹5 की रोटी हमारे पास हमें मिल गई, तो वो ₹14 हो गए। तो लिहाजा ये दोहरी गिनती का ख़तरा है कि एक ही उसको बार बार ना गिना जाए। उसकी बेहतरीन जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि या तो उसको पहली स्टेज से गिन लिया जाए और उस पर जितने भी अखराजात आते हैं उनको ले लिया जाए, या दूसरा ये है कि अगर उसको हम पहली स्टेज पे नहीं लेते तो उसको फ़ाइनल स्टेज पे एक ही चीज़ को, यानी कि जितनी भी रोटियां अगर हम देखते हैं मार्केट में आती हैं तो उनकी गंदम को कंसीडर ना किया जाए, उनकी पिसवाई को कंसीडर ना किया जाए, सिर्फ हम रोटी लें। यहाँ उन्होंने बताया है अगर जो हम लें तो पैदाइश का मरहला पहले ख़ाम माल की लकड़ी जो थी, ख़ाम लकड़ी थी हमारे पास, उसकी मालियत ₹1000 थी। फिर हमने उसको तैयार किया फ़र्नीचर बनाने के लिए, तो उसकी मालियत होगी 1500, तो उसमें इजाफ़ा हमारे पास हो गया ₹500 की, हमारे पास उसकी मालियत में इजाफ़ा हो गया। तीसरा, हमने उसको फ़र्नीचर की शक्ल में तैयार कर लिया, तो वही लकड़ी जो पहले ख़ाम थी वो ₹2500 की होगी, तो मालियत में इजाफ़ा ₹1000 का हो गया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ₹5000 की मालियत वो चीज़ आ गई अगर हमने हर स्टेप को कंसीडर किया है, जबकि हमारे पास मालियत में इजाफ़ा सिर्फ ₹2500 का हुआ है। दूसरा है तफरी तबाह की खातिर। बहुत सारे काम तफरी की खातिर किए जाते हैं, यानी कि हम खुद अपने घर में बागबानी करें और घर में मुर्गियाँ पालना वगैरह, तो वो तमाम चीज़ें कौमी आमदनी में शामिल नहीं होंगी। बिला मुआवजा खिदमात, ऐसी खिदमात जो इंसान अपने घर में करता है बग़ैर मुआवजे के, उस्ताद का अपने बच्चों को पढ़ाना, मोची का अपने जूते खुद सिलाई कर लेना, दर्जी का अपने कपड़े खुद सिलाई कर लेना, तो ये तमाम खिदमात कौमी आमदनी में शुमार नहीं की जाती। बिलवास्ता टैक्स, अगर कीमत में बिलवास्ता टैक्स शामिल हो तो इसे भी मन्हा कर देना चाहिए, क्योंकि पैदावार के तरीके में अगर हम देखते हैं तो ये सारी पैदावार हमने पहले ले ली होती है, यानी कि जितनी भी चीज़ें हम पैदा करते हैं वो तमाम चीज़ें कौमी आमदनी कहलाती हैं। उनको जब हम जमा कर लेते हैं तो जो टैक्सेस होते हैं वो उन पर एक्स्ट्रा हुकूमत ने इम्पोज़ किए हुए होते हैं, तो लिहाजा बिलवास्ता टैक्स हम माइनस कर देते हैं। फरसूदगी अलाउंस को भी कौमी आमदनी बिलहाज पैदावार के तरीके में शामिल नहीं किया जाता। फरसूदगी अलाउंस मैंने बताया था कि जब हम अशिया सरमाया इस्तेमाल करते हैं तो वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, तो उनको चालू हालत में रखने के लिए जो अखराजात हमें बर्दाश्त करने पड़ते हैं वो फरसूदगी अलाउंस कहलाते हैं। आज के लिए आपका इतना ही। इंशाल्लाह हम बाकी सेकंड एंड थर्ड पॉइंट कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।